हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8th के हिस्ट्री की एक चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। तो हम एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट हाईलाइटेड नहीं है उनको भी हम बीच बीच में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि पूरे चैप्टर में हमारे कॉन्टिन्यूटी एक बनी रहे। तो जैसे चैप्टर का नाम है विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, तो विमेन और कास्ट तो आपको पता है। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म क्या होता है। देखिए, बेसिकली जब हम विमेन और कास्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की बात करें, सोशल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म मतलब कि जब हमें किसी चीज को दोबारा बनाना है या हम किसी ऑनगोइंग सिस्टम में, अगर हम यहाँ सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो मतलब हम ऑनगोइंग सोशल सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमें चेंज क्यों करने हैं। हमें चेंज इसलिए करना है कि जो ऑनगोइंग सिस्टम है वो सही नहीं है, उसमें जो रिफॉर्मर्स हैं, जो उसको बदलना चाहता है, उसमें उसको कुछ कमियां लगती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन समाज की कुछ प्रॉब्लम्स या कुरीतियों की बात करेंगे जो सही नहीं थी, और जो हमारे डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, डेरिजियो और भी बहुत सारे नाम जो हम धीरे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उन्होंने उन कुरीतियों को, प्रॉब्लम को समझा, जैसे बेसिकली इन द फील्ड ऑफ विमेन एंड द कास्ट, उन कुरीतियों को, उन प्रॉब्लम को समझा और उनको बदलने की कोशिश की, ताकि समाज में एक इक्वालिटी स्थापित हो सके, सब लोग इक्वली जो हैं समाज में रह सके, सबको बराबरी का दर्जा मिल सके। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं आगे। तो जैसे हम आज की सोसाइटी में देखते हैं, आज जो गर्ल्स हैं, विमेन हैं, वो स्कूल जाती हैं, वो कोएड एजुकेशन में, कोएड स्कूल में लड़कों के साथ पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई करने के साथ वो अपनी इच्छा की जो है, बड़े होने के बाद अपनी इच्छा की जॉब जो है वो चूज करती हैं, कॉलेज में जाती है, यूनिवर्सिटीज में जाती हैं। शादी जो है वो एक एडल्ट होने के बाद, जो एक एज जो है सरकार ने तय की हुई है, उस एज के बाद ही वो शादी करती हैं और अपनी इच्छा से करती हैं। और साथ के साथ ऑल द वुमेन लाइक मेन दे कैन वोट, यानी कि जेंडर के बेस पर कोई भी वोटिंग राइट में भेदभाव नहीं है। पर क्या ये स्थिति हमेशा से ही ऐसी थी? अगर हम लगभग 200 साल पहले की बात करें तो लगभग 200 इयर्स अगो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। अगर महिलाओं के संदर्भ में हम बात करें तो वहां पर जो है बहुत सारी ऐसी कुरीतियां या इनइक्वालिटी समाज में थी, जिनकी वजह से महिलाओं को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे अगर उनमें से हम कुछ की बात करें कि बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम जो मेल थे वो एक से ज्यादा शादी करते थे, एक से ज्यादा वाइफ रखा करते थे। और सबसे बड़ी कुरीति जो मानी जाती थी दैट वाज सती प्रथा। सती प्रथा आप सब लोगों को पता होगा कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था, अगर जो विधवा हो जाती थी, तो उन्हें अपने पति की चिता पर उसके साथ जलना पड़ता था। और अगर वो अपनी इच्छा से काम नहीं करती थी तो जबरदस्ती उनको इस चीज के लिए जो है फोर्स किया जाता था, बट जनरली उनको जला दिया जाता था उनके पति की चिता के साथ ही। विमेन दे डू नॉट हैव एनी राइट इन द प्रॉपर्टी, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। जैसे मतलब कि फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें उनका राइट नहीं माना जाता था। वो तो बाद में अभी जाके हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करके चेंजेस करने के बाद उनको जो है फादर की प्रॉपर्टी में राइट दिया जाने लगा है। और सबसे जरूरी बात जो हम बार बार करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन, उनको स्कूल जाने की, पढ़ाई करने की कोई परमिशन नहीं थी। तो जो कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो मैं बात कर रहा हूँ 200 साल पहले हमारे समाज में जो थी, महिलाओं के लिए जो थी। अगर इसके अलावा हम बात करें तो एक और जो कुरीति और जो एक जो है हमारे समाज की जो समस्या जो मानी जाती है, जिस पर रिफॉर्मर्स का ध्यान गया और उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की ताकि समाज में इक्वालिटी स्थापित हो सके, वो था हमारा कास्ट सिस्टम। आपने पहले बहुत वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा छठी क्लास में भी, कि इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू लाइक 4 वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, जिसमें सबसे ज्यादा अपर क्लास किसको माना जाता था? ब्राह्मण और क्षत्रियास को। उसके बाद वैश्यास का नंबर आता था और उसके बाद शूद्रास का। शूद्रा का काम था बेसिकली ऊपर के तीनों जो वर्ण हैं इनको, इनकी सेवा करना, इनके लिए काम करना। इसके अलावा भी एक कैटेगरी होती थी जिनको इतना हीन समझा जाता था कि दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी और इंक्लूडेड इन दिस वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम। दे वर अनटचेबल्स, अछूत, कि उनको छूना भी सही नहीं माना जाता था, कि अगर हम अनटचेबल्स को छू लेंगे, टच कर लेंगे, तो हम इम्प्योर हो जाएंगे। तो ये भी कुरीति एक प्रॉब्लम थी सोसाइटी के अंदर। अगर अनटचेबल की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल्स,
ड्रो वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट और बाथ इन द पोन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बीइंग्स। तो यही वो कुछ कुरीतियां या वो कुछ प्रॉब्लम थी हमारी सोसाइटी की जिसकी तरफ रिफॉर्मर्स का ध्यान गया और वो इन प्रॉब्लम्स को, इन कुरीतियों को समाज से हटाना चाहते थे। तो ये चेंज जो है आया कैसे, इस तरफ हम पहुंचे कैसे, तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अब इस चेंज की तरफ आने के लिए सबसे पहला जो रीजन था वो था डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई बुक्स, देखो प्रिंटिंग प्रेस आ गई, अब चीजें जो है वो प्रिंट होने लगी हैं। जो बुक्स हैं, जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स हैं, लीफलेट्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, अब वो प्रिंट होने लगे हैं। अब प्रिंट होने के साथ साथ देखिए क्या हुआ, उससे पहले ना आपने पहले भी पढ़ा होगा 7th क्लास में भी कि मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा जाता था, जो कंपैरेटिवली क्या होती थी, बहुत महंगी होती थी। हर कोई आदमी की एक्सेस नहीं थी, हर कोई इंसान उनको खरीद कर पढ़ नहीं सकता था। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई और जब ये सारी चीजें प्रिंट होने लगी तो ये चीजें कंपैरेटिवली, ये बुक्स और मैगजीन वगैरह कंपैरेटिवली सस्ती हो गई। अब लोगों की एक्सेस इन तक बढ़ गई और लोग आसानी से अपने आइडियाज, अपने विचार लिखने लगे अपनी भाषा में और वो प्रिंट होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने लगे। और फिर लोग इन कुरीतियों के बारे में, इन सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस करने लगे। ऑल दी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इश्यूज जो थे, इनके बारे में लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये विचार पहुंचे, ये डिस्कशन पहुंचा, तो वो सब अपने आप को ये जो चेंज की मूवमेंट, जो रिफॉर्म मूवमेंट है, उससे कनेक्टेड और उसमें इन्वॉल्व फील करने लगे। अब इसी प्रोसेस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम है, जो इंट्रोडक्शन में भी हमने बात की थी, राजा राममोहन रॉय का, 1772 से 1833 उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा था कलकत्ता में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इन लोगों को रिफॉर्मर क्यों बोलते हैं। दीज पीपल डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी एंड unjust practices need to be done away with. That the practices which are not based on equality, the practices which are not right, they should be changed. We should be done away with those practices. कि हमें अब उनको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं जो इन रिफॉर्मर्स को लगे कि वो सोसाइटी में आने चाहिए, इसीलिए इन लोगों को रिफॉर्मर्स कहा जाता था। राजा राममोहन रॉय जो थे, वो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसकी नॉलेज को देश में स्प्रेड करना चाहते थे, और दूसरा, ही वॉज इन द फेवर ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, कि महिलाओं को आजादी मिले और बराबरी का दर्जा मिले समाज के अंदर। ये आप देख सकते हैं राजा राममोहन रॉय का जो एक फोटो है। तो ही वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम फेस्ड बाय विडो। विडो मतलब जो विधवा, जो हमने बात की थी सती प्रथा की, जो उन लोगों को परेशानियां विधवा होने के बाद झेलनी पड़ती थी, वो उनके बहुत उसको लेकर बहुत वो भावुक थे और वो उसके अगेंस्ट थे। तो चाहते थे कि जो सती प्रथा है ये बंद हो, और इसीलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट किया। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट का सहारा लिया, जो पुराने टाइम पे किताबें लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं या बाकी जो किताबें लिखी गई हैं, उन्होंने उसका सहारा लिया। उन्होंने बोला कि विधवाओं को जलाना या सती प्रथा जो है, उसको हमारे देश के किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में मान्यता नहीं दी गई है, तो पुरानी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग वो गलत है। और इसी समय पर जो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो भी चाहते थे कि जो सती प्रथा है वो बंद हो जानी चाहिए। और जब राजा राममोहन रॉय ने इसके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया, तो उन्होंने उनकी बातों को सुना। क्यों? क्योंकि राजा राममोहन रॉय को जो है उस वक्त एक बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे और विद्वान के रूप में मान्यता प्राप्त थी। और इसी प्रक्रिया की वजह से 1829 में सती प्रथा को भारत से बैन कर दिया गया। जब राजा राममोहन रॉय को सफलता मिली इसमें और उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पुराने एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया, तो साथ के साथ इस स्ट्रैटेजी को और भी बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी अपनाया। अपने पॉइंट को, अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन सभी लोगों ने एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया, पवित्र ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया कि जो बात हम कह रहे हैं वो सही है, ताकि वो सोसाइटी में जो है रिफॉर्म्स लेकर आ सके।
इसी क्रम में हमारे जो एक अन्य रिफॉर्मर थे ईश्वरचंद विद्यासागर, उन्होंने भी महिलाओं की स्थिति को देखते हुए विडो रीमैरिज को फेवर किया। और जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि उन्होंने भी राजा राममोहन रॉय की तरह ही एंशिएंट टेक्स्ट को इस्तेमाल किया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि एंशिएंट टेक्स्ट जो हमारे हैं वो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं विधवा होने के बाद शादी कर सकती हैं, यानी कि विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज की बात की उन्होंने। उनकी ही सजेशंस को मानते हुए 1856 में एक नया कानून बना, जिसकी वजह से विडो रीमैरिज जो थी उसकी परमिशन जो है दे दी गई। पूरे भारत में जो है लगभग विडो रीमैरिज के फेवर में जो है आवाज उठने लगी और बहुत सारे रिफॉर्मर जो है आगे आए एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विडो रीमैरिज। जैसे अगर तमिल स्पीकिंग एरिया की बात करें, मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट नाम है वीरेसलिंगम पंतुलु। उन्होंने भी एक एसोसिएशन बनाई जो विडो रीमैरिज की बात करने लगी और उसकी डिमांड उन्होंने करनी शुरू की। नॉर्थ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती who founded the reform association called आर्य समाज, और उन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। वो अलग बात है कि 1856 में कानून बनने के बाद भी जो विडोज थी जो रीमैरिज कर रही थी उनकी संख्या बहुत कम थी, और जिन महिलाओं ने विधवा पुनर्विवाह किया था उन्हें समाज में आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, क्योंकि लोग अभी भी जो है विडो रीमैरिज के फेवर में जो एक तबका था सोसाइटी का वो उसको सपोर्ट नहीं करता था। अब अगर हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो गर्ल्स एजुकेशन के क्षेत्र में भी ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत काम किया। उन्होंने बॉम्बे में गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला ताकि लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाकर पढ़ लिख सके, लेकिन इसका विरोध किया गया। स्टार्टिंग में क्या था कि जो बहुत सारे जो लोग थे दे वर नॉट दैट मच ओपन माइंडेड एंड दे वर अफ्रेड। लड़कियों को स्कूल भेजने के मामले में उनके मन में एक डर था। उनको लगता था कि जो स्कूल है, जो एजुकेशन है, अगर हम उनको स्कूल भेजना शुरू कर देंगे तो वो लड़कियों को घर से दूर कर देगा, और जब घर से दूर कर देगा तो लड़कियां जो है जो डोमेस्टिक ड्यूटीज उनको दी गई है, घर का जो काम करने की, जैसे हम जानते हैं खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, तो ये जो डोमेस्टिक ड्यूटीज उनको दी गई हैं वो ड्यूटीज नहीं करेंगे, तो इसलिए वो नहीं भेजना चाहते थे लड़कियों को स्कूल में। दूसरा, इसके अलावा जैसे लड़कियों को स्कूल जाने के लिए जाहिर सी बात है घर से निकलकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, पब्लिक प्लेस में ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उन लोगों को डर था कि जब वो ट्रेवल करेंगी, जब वो एक जगह से दूसरी जगह या पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जाएंगी, तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट उन लड़कियों पर पड़ेगा और वो करप्ट हो जाएंगी। तो उनका मानना था कि लड़कियों को जो है स्कूल नहीं जाना चाहिए, उनको घर में ही रहना चाहिए। तो इसी वजह से गर्ल्स एजुकेशन के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर या बाकी लोग मेहनत तो कर रहे थे, स्कूल भी उन्होंने खोले थे, लेकिन जो 19th सेंचुरी के आसपास है वो कम ही लड़कियां जो है या उनके पेरेंट्स ने जो है कम ही संख्या में जो है उनको स्कूल भेजना शुरू किया। तो इसीलिए 19th सेंचुरी में जो बहुत सारी महिलाएं एजुकेटेड हुई वो इस वजह से एजुकेटेड हुई कि उनको घर पर ही उनके फादर या हस्बैंड पढ़ाया करते थे या उनकी मदद किया करते थे। दे वर लिबरल, दे वांटेड लाइक देयर गर्ल चाइल्ड और देयर वाइफ टू बी एजुकेटेड। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, कुछ ऐसी महिलाओं के जो खुद अपने आप से मेहनत कर पढ़ी, स्कूल जाने को नहीं मिला लेकिन उन्हें खुद पढ़ना शुरू किया, जिसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, राष्ट्र सुंदरी देवी। इसके अलावा देश के बहुत सारे अलग हिस्सों में, जैसे अगर बात करें आर्य समाज, जिन्होंने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। तो इसके अलावा जो है रिफॉर्मर्स लगातार कोशिश करते रहे कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है वो एजुकेशन के लिए स्कूल जाएं और पढ़ाई करें। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड थे, एरिस्टोक्रेटिक मतलब कुलीन वर्ग, जो एक सोसाइटी में अच्छा उनका जो रुतबा था, कि जो महिलाएं थी उन्होंने धीरे धीरे जो कुरान है उसको अरेबिक में पढ़ना शुरू किया। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है, जो रिफॉर्मर हैं मुस्लिम समाज से, मुमताज अली। शी री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन एजुकेशन। उन्होंने री इंटरप्रेट करना क्या मतलब है कि चीजों को एक्सप्लेन करना। तो उन्होंने कुरान की आयतों की सहायता ली ये बताने के लिए कि महिलाओं को, लड़कियों को एजुकेशन देनी चाहिए, कि कुरान भी हमें जो है लड़कियों को शिक्षित करने से मना नहीं करता है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में गर्ल्स एजुकेशन को लेके जो है रिफॉर्म किए जा रहे थे। इसी में और नाम जो है वो आगे जुड़ते हैं, बेगम ऑफ भोपाल, जिन्होंने अलीगढ़ के अंदर लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल, प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, शी ऑल्सो स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। इस तरह से इन सब रिफॉर्मर्स ने मिलकर गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया
ताराबाई शिंदे, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो इसमें उन्होंने उन सारे नियमों को क्रिटिसाइज किया जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में, मेन एंड वुमेन के बीच में डिफरेंशिएट करते थे। इसीलिए किताब का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। वहीं पंडिता रमाबाई का मानना था कि जो हिंदुइज्म है वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत ऑप्रेसिव है, दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स द वुमेन, एंड शी आल्सो रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, एंड शी आल्सो फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना। जो विडोज होम उन्होंने पूना में एस्टैब्लिश किया था वो उन महिलाओं के लिए था, उन विधवा महिलाओं के लिए था जिनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पति के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको अच्छे ट्रीट नहीं करते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो वो महिलाएं जो है विडो होम जो पूना में था उसमें आकर रह सकती थी। 20th सेंचुरी के आसपास जाके जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों ने भी जो है अपना सपोर्ट दिया। उनका भी मानना था कि जो महिलाओं को है उनको और ज्यादा अधिक बराबरी, इक्वालिटी और स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलनी चाहिए। उन्होंने वादा किया कि आजाद भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, और दे प्रॉमिस्ड कि जो वोटिंग राइट होगा वो हम मेल एंड फीमेल दोनों को बराबरी से देंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं दिया, क्योंकि वो खुद they themselves were in the favor of like equality and freedom for women। तो चलिए मेरे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। बाकी का जो चैप्टर है वो we will do in the next video part 2, और तब तक के लिए इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।